28 फरवरी 2026 को जब इजराइल और अमेरिका ने तेहरान पर हमले किए तो सबने जानना चाहा कि दूसरे देश क्या कहते हैं। भारत से तो काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। रूस ने सीधे निंदा की, लेकिन चीन ने क्या किया? वो अपने लोगों को ईरान से निकालने में जुट गया। ये प्रतिक्रिया चीन के बारे में बहुत कुछ कह देती है। ईरान की जंग के असर की बात होती है तो अक्सर यूरोप, अमेरिका या फिर भारत पर सीधा असर नजर आता है, लेकिन इस युद्ध में बड़ी हार जीत तो चीन की होती है। आज समझते हैं ईरान युद्ध से दुनिया की सुपर पावर बनने की चीन की चाह को कितना नफा नुकसान हुआ है। बीजिंग के लिए ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का संकट नहीं है, उसे कई झटके लगे हैं। ऊर्जा का झटका, व्यापार के लिए खतरा और उसकी कूटनीति की परीक्षा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चीन वाकई दुनिया की महाशक्ति बन सकता है, जबकि दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके में वो सुरक्षा का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। ये समझने के लिए हमें तीन पहलुओं को देखना होगा। पहली बात है ऊर्जा की, जो सबसे तात्कालिक खतरा है और उस स्टेट के संकट ने सीधे चीन की जगह दबा दी है। वो दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना विभाग के मुताबिक 2024 में चीन ने रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल आयात किया। इसमें से 54% तेल मध्य पूर्व से आया और लगभग सारा तेल समुद्री रास्ते चीन पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहती है कि 2025 की पहली तिमाही में चीन होर्मुज के रास्ते रोजाना करीब 54 लाख बैरल तेल ले रहा था, जो किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। यानी होर्मुज बंद तो चीन पर सीधे चोट। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। चीन अपने कई एशियाई पड़ोसियों से बेहतर तैयारी में है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक चीन का एज है उसकी विविधता और उसका भंडार। वो किसी एक सप्लायर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है और उसके पास रिजर्व भी इतना है कि वो कई महीनों की रुकावट झेल सकता है। यही वजह है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो चीन की कोल टू केमिकल कंपनियों के स्टॉक 30% तक बढ़ गए। फिर भी चीन असर से बच नहीं सकता, क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर है। 2026 के लिए चीन का ग्रोथ टारगेट सिर्फ 4.5 से 5% है, जो 1991 के बाद सबसे कम है। उसके एक चौथाई से ज्यादा मैन्युफैक्चरर पहले से घाटे में है। युवा बेरोजगारी 16% है। महंगे तेल से वो स्थिति पैदा हो सकती है जिसे अर्थशास्त्री बैड इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कीमतें इसलिए बढ़े क्योंकि इनपुट महंगे हो गए, ना कि इसलिए कि इकोनॉमी मजबूत है। एक रिपोर्ट कहती है कि तेल के दाम 25% बढ़ते हैं तो चीन की जीडीपी के आधे फीसदी का नुकसान होता है। और इसका असर दिखने भी लगा है। चीन की बड़ी एयरलाइंस ने ज्यादा घाटे की आशंका जताई है क्योंकि जेट फ्यूल महंगा हो गया है। दूसरा बड़ा पहलू है चीन की जियोपॉलिटिकल लिमिट्स। पिछले कुछ सालों से बीजिंग मिडिल ईस्ट में खुद को एक उभरते हुए शांति दूत की तरह पेश करता रहा है। उसने 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच डील में अहम भूमिका निभाई थी और वो खुद को अमेरिका के मुकाबले ज्यादा तटस्थ खिलाड़ी बताना पसंद करता है। लेकिन असली युद्ध में तटस्थता उतनी प्रभावशाली दिखती नहीं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट कहती है कि तमाम दावों के बावजूद जब सैन्य ताकत सामने आती है तो चीन की घटनाओं को प्रभावित करने या अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने की क्षमता बहुत सीमित नजर आती है। जैसे होर्मुज से गुजरने वाला चीनी टैंकर और कंटेनर ट्रैफिक लगभग पूरी तरह बंद हो गया है और खाड़ी में चीन के दर्जनों जहाज फंसे हुए हैं। यानी ईरान युद्ध में दिखा कि चीन ग्लोबल पावर बनने के फायदे तो चाहता है, पर वैश्विक सुरक्षा का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। थिंक टैंक कार्नेज के इवान फाइडेनबाउम इसे कुछ यूं कहते हैं कि चीनी विदेश नीति गठबंधन की नीति नहीं, वो साझेदारियों को एक तरह के निवेश पोर्टफोलियो की तरह देखता है। इससे चीन को ज्यादा छूट तो मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उसके साझेदार ये उम्मीद नहीं कर सकते कि चीन उनके पक्ष में आएगा। वहां से बस शांति की अपीलें ही आती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये किसी ऐसे देश का व्यवहार नहीं है जो खाड़ी की सुरक्षा अपने हाथ में लेने को तैयार हो। ईरान युद्ध से चीन को नुकसान ही हो रहे हैं ऐसा भी नहीं है। चीन के लिए इसमें एक बड़ा रणनीतिक फायदा भी छिपा है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीजिंग लंबा खेल रहा है, उसका संयम उदासीनता नहीं है। सीधी बात यह है कि अगर अमेरिका एक और महंगे युद्ध में फंसता है तो चीन को दूसरे मोर्चों पर ज्यादा छूट मिलती है। मसलन ताइवान स्ट्रेट में जहां उस पर रोक-टोक कम हो जाती है। ईरान युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को अपने बहुत सारे जहाज और संसाधन इंडो पैसिफिक से हटाने पड़े और यूं भी इस तरह का युद्ध अमेरिका को अगर कमजोर करता है तो ग्लोबल लेवल पर एक वैक्यूम पैदा होता है जिसे चीन भर सकता है। शायद इसीलिए यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी ECFR की एक रिपोर्ट कहती है कि इस युद्ध का असली दीर्घकालिक विजेता रूस नहीं बल्कि चीन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन को ये अराजकता पसंद है, क्योंकि उसे आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है। अगर इस युद्ध के कारण दुनिया मंदी में चली गई तो एक्सपोर्ट पर निर्भर चीन की इकोनॉमी को सबसे बड़ा धक्का लगेगा। पर चीन इस बात को समझता है, इसीलिए उसने सबसे तेजी से बदलाव किए। उसने अपनी ऊर्जा व्यवस्था बदली है। 2024 में तेल और LNG मिलाकर उसके कुल एनर्जी मिक्स का सिर्फ 28% थे। पिछले साल चीन का घरेलू तेल उत्पादन 43 लाख बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया। साथ ही गैस उत्पादन और पाइपलाइन से होने वाले आयात ने कुछ साल पहले की तुलना में LNG पर उसकी निर्भरता घटाई थी। इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बढ़े हैं जो तेल की मांग को कम करते हैं। यानी पिछले एक दशक में चीन ने जो रणनीति बनाई थी उसके फायदे भी अब सामने आ रहे हैं और उसकी सीमाएं भी दिख रही हैं। इसलिए बीजिंग इस युद्ध को सिर्फ ईरान की कहानी के रूप में नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों के बारे में एक चेतावनी की तरह पढ़ेगा। आपको क्या लगता है, भारत इस युद्ध को कैसे पढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।